Today we are discussing the digestive system in briefly for the exams. So digestive systems जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरा क्या है आपका असेसरी ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल को हम जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं या फिर एंट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इस जीआई ट्रैक्ट के अलावा हम किसी और रूट से कुछ चीज़ें देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट्रल। क्या बोलते हैं, पेरेंट्रल रूट। तो पेरेंट्रल रूट उसको बोलते हैं जिसमें यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अलावा किसी रूट से हम देते हैं तो उसे पेरेंट्रल रूट बोलते हैं। जैसे आईवी है, सबक्यूटेनियस है, ये सब है पेरेंट्रल रूट। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, माउथ से लेके एनस तक होती है। असेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कौन कौन से होते हैं, देखो सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैनक्रियाज है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो ये जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल देखिए माउथ से लेके और रेक्टम एनल कैनाल तक रहती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिखा रखा है आपको। डायग्राम में देखिएगा यहाँ पे इस लिखा हुआ है माउथ, ये माउथ है। माउथ के बाद ईसोफेरिंग्स आ जाता है, ओरोफेरिंग्स, फिर इसोफेगस आ जाता है। इसोफेगस के बाद स्टोमक है, स्टोमक के नीचे आपका इंटेस्टाइन है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या क्या है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट है यहाँ पे, सिक्कम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और एनस और रेक्टम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे माउथ की। माउथ के अंदर क्या क्या है, टंग है। तो टंग में से क्वेश्चन आता है, देखो टंग में क्या क्वेश्चन आता है कि टंग के ऊपर पेपिलाइज होते हैं, छोटे 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 क्या रहते हैं, इस टाइप से कुछ उभार नुमा आकृति रहती है जिनको कि हम क्या बोलते हैं, पेपिलाई बोलते हैं, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए रहते हैं। और इसमें एक टेस्ट बड्स रहती है, उनमें क्या रहती है, टेस्ट बड्स रहती है। और टेस्ट बड्स के लिए क्वेश्चन आता है कि फ्रंट में कौन सी टेस्ट बड्स होती हैं, कौन सा स्वाद फील होता है फ्रंट में। तो देखिए फ्रंट में स्वीट और साल्ट याद कैसे रखना है कि सामने लोग कैसे बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, सामने कैसा बोलते हैं, मीठा। साल्टी भी, साल्टी मीन्स एक मजाक के तौर पे भी बोल देते हैं, मजाक करते हैं तो वो साल्टी लगा लो आप उसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रंट में मीठा बोलते हैं तो स्वीट एंड साल्टी टेस्ट आएगा आगे। साइड में कैसा रहेगा, एस फॉर साइड, एस फॉर शोर, खट्टा स्वाद रहेगा। कैसा रहेगा, खट्टा रहेगा। ठीक है, और बैक पीछे कैसा रहेगा, कड़वा। पीछे कैसे बोलते हैं लोग, कड़वा बोलते हैं। तो बैक, बैक, बी से बेटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, साइड में खट्टा रहता है, बैक में बीटर रहता है, और यहाँ पे देखिए आगे जो है स्वीट, मीठा रहता है। यहाँ पे कुछ दे रखा है एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स की जो देखिए एक्टिविटीज क्या है, ये एक्टिविटीज इसकी हैं, यानी कि सबसे पहले इंजेक्शन होता है, फिर प्रोपल्सन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एलिमिनेशन होता है। इंजेक्शन मीन्स यानी कि खाना को मुंह में लेना है, यानी कि मुंह में हम जो भी खाते हैं पीते हैं वो सब क्या है, इंजेक्शन होता है। प्रोपल्सन, मिक्सिंग विद सलाइवा एंड मूविंग, जो भी है वो होगा प्रोपल्सन। फिर डाइजेशन होता है मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल मीन्स दांतों से होता है, केमिकली कुछ एंजाइम्स होते हैं उनसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है। फिर है एब्जॉर्प्शन, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, लास्ट स्टेज एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये आता है टेस्ट बड्स से रिलेटेड, सामने कौन सा टेस्ट है, पीछे कौन सा है, साइड में कौन सा है। तो याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ टंग, टंग के फंक्शन क्या क्या है। ये तो बोलने में काम आती है। एक डिग्लूटेशन, डिग्लूटेशन में स्वालो निगलने में हेल्प करवाती है। टेस्ट, स्वाद पता लगवाती है, और मास्टिकेशन यानी कि चबाने में भी हेल्प करवाती है, इधर उधर मूवमेंट करवाती है ना। तो टंग के मूवमेंट के लिए देखो कौन सी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे एक क्वेश्चन इसका भी आ जाता है। तो कौन सी क्रेनियल नर्व, 12th नंबर की क्रेनियल नर्व, 12th नंबर का क्या नाम है, हाइपोग्लोसल। ठीक है, हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व जो है वो रेस्पॉन्सिबल रहती है किसके लिए, टंग मूवमेंट के लिए।
और टेस्ट के लिए देखो, टेस्ट यहीं से पता चलता है, टंग से। तो टंग से एक सेंसरी नर्व आती है। तो ये एक मिक्स टाइप की नर्व है, फेशियल नर्व। इसमें सेंसरी पार्ट होता है, एक मोटर पार्ट होता है। तो इसमें सेंसरी पार्ट जो होता है फेशियल नर्व का, फेशियल क्रेनियल नर्व का, वो टेस्ट को हमें फील करवाता है, महसूस करवाता है, ठीक है, जो कि टेस्ट बड्स टंग के ऊपर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है। फेशियल क्रेनियल नर्व कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है, ये आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, टिथ है इसमें। टिथ 32 होते हैं, 32। एक अडल्ट में 32 दांत होते हैं, जिनके अंदर देखो इंसिजन है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। तो ये एक जबड़ा है, ये एक जबड़ा है। इस जबड़े को डिवाइड करके ऐसे है, ऐसे डिवाइड करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखो, दो इधर दो इधर, ये क्या है, इंसिजन। फिर है कैनाइन। कैनाइन क्या है, एक इधर एक इधर, ठीक है। प्रीमोलर क्या है, दो इधर दो इधर। फिर मोलर, तीन इधर और तीन इधर। तो ये एक जबड़ा है। ऐसे ही ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। तो ये टोटल 32 दांत ठीक है। बच्चे के अंदर देखो क्वेश्चन आता है ये, कि चाइल्ड के अंदर फर्स्ट टिथ कौन सा इरप्ट होता है। तो फर्स्ट टिथ होता है, LIC से याद कर सकते हैं, लोअर सेंट्रल इंसिजन, ठीक है। LIC से हम इसको ऐसे एब्रिवेशन बना दिया है हमें, लोअर सेंट्रल इंसिजर। तो लोअर सेंट्रल इंसिजर जो है वो सबसे पहले बच्चे में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होती है, सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन्स में आती है। तो हम इसको देख लेते हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स को देखो, तीन पेयर होती है। कौन कौन सी, एक तो पैरोटिड ग्लैंड होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। दो सब पैरोटिड होती हैं, दो सब लिंगुअल होती हैं, दो सब मैंडिबुलर। तो तीन पेयर ग्लैंड जो होती है सैलाइवरी ग्लैंड होती हैं। देखो, पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। आपने मम्प्स सुना है, मम्प्स। मम्प्स में क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मिजल्स मम्प्स रूबेला जो है, MMR, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मम्प्स पढ़ रहे हैं। तो मम्प्स जो है, ये पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है इस मम्प्स में। और फिर क्या होता है, कोपलिक स्पॉट देखने को मिलता है ना इस मम्प्स में। क्या देखने को मिलता है, कोपलिक। क्योंकि ये कोपलिक स्पॉट के कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे देखने को मिलता है। तो सेकंड अपर मोलर टिथ जो होता है, सेकंड अपर मोलर टूथ जो होता है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड भी यही सिचुएटेड होती है। पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है, सेकंड अपर मोलर टूथ के। तो इसीलिए वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन स्पोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर। तो आप मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, सैलाइवा का सीक्रेशंस होता है। ये सैलाइवा ग्लैंड सैलाइवा का सीक्रेशन करती है, जो 1.5 लीटर लगभग पर डे होता है सैलाइवा का सीक्रेशन। और सैलाइवा में क्या होता है, एक सैलाइवरी एमाइलेज रहता है। और ये एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट में जो डाइसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स हैं, उनको मोनोसेकेराइड्स में तोड़ने का काम करता है और एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो कहाँ से हो जाता है, माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे माउथ के कुछ डिसऑर्डर्स हैं। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट बच्चों में मिलते हैं। बच्चों के अंदर क्लेफ्ट लिप में क्या होता है, जो ये लिप है वो कट जाता है, थोड़ा कटा हुआ रहता है, ठीक है। क्लेफ्ट प्लेट में जो प्लेट है ना, हार्ड प्लेट, वो कटा हुआ रहता है, एब नॉर्मल उसमें ओपनिंग पाई जाती है। तो ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मेन चीज़ क्या है, क्लेफ्ट लिप में हम प्रोन पोजीशन नहीं देते, उसको अवॉइड करवाते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली। यानी ऑपरेशन के बाद क्या करते हैं, प्रोन पोजीशन नहीं देते, ताकि क्या है वो लिप्स, जैसे बच्चे को क्या पता है, बच्चा क्या है हाथ से उसको हटा सकता है, ऐसे खींच सकता है, या फिर जो नीचे मैटर्स वगैरह से हैं भी उसमें लग सकती है। इसलिए हम उसे प्रोन पोजीशन नहीं देते हैं। दूसरा, उसमें रिस्टेन करते हैं, हैंड्स को रिस्टेन करते हैं, दोनों में ही करते हैं, क्लेफ्ट लिप में प्लेट में, क्योंकि प्लेट में भी अंदर वो अंगूठा वगैरह दे सकता है, तो अंदर लग सकती है। और इसमें सक्शन अवॉइड करवाते हैं, हम क्या करते हैं, सक्शन नहीं करते हैं, क्लेफ्ट प्लेट में सक्शन नहीं करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्री ऑपरेटिवली हमें रखना है, सक्शन एपरेटस पास में रखना है, क्योंकि एस्पिरेट ना कर जाए बच्चा। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिवली हमें सक्शन नहीं करना है क्लेफ्ट प्लेट में, ठीक है। माउथ डिसऑर्डर से इसमें देखिए, सबसे पहले जो सर्जरी होती है, क्लेफ्ट लिफ्ट की सर्जरी जो होती है पहले करते हैं, क्लेफ्ट लिफ्ट की सर्जरी पहले करते हैं, बाद में प्लेट की करते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ईसोफेगस।
ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस क्या है? जो ये यहाँ से चालू होता है फेरेंस से, और नीचे कहाँ तक? स्टोमक तक। एक ट्यूबुलर शेप है, 25 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है ईसोफेगस। तो यहाँ पे देखिए ईसोफेगस के कुछ डिसऑर्डर्स इसमें डायरेक्टली दिखा दिए हैं। क्या है? ईसोफेजियल अट्रेसिया, यानी कि जो ये ईसोफेगस आपको दिख रही है ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल एनाटोमी है, यानी कि ईसोफेगस ऐसे रहती है, फिर ट्रेकिया रहता है इस तरीके से। लेकिन अट्रेसिया क्या होता है? ईसोफेजियल अट्रेसिया में क्या हो जाता है? देखो ये ईसोफेगस यहीं यहीं तक रह जाता है, और यहीं इसका ब्लाइंड पाउच बन जाता है। यहीं पे क्या बन जाता है? ब्लाइंड पाउच, यानी कि इसके नीचे नहीं जाता, स्टोमक से कनेक्ट नहीं रहता है डायरेक्टली। तो जो खाना खाएगा वो यहीं रह जाएगा। ठीक है, ये होता है इसोफेजियल अट्रेसिया। और क्या है दूसरा? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। देखो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला में क्या होता है कि इसमें देखो कि इसोफेगस यहाँ पे ट्रेकिया से मिल जाता है, यहाँ अननेचुरल ओपनिंग हो जाती है इसके अंदर, एबनॉर्मल एबनॉर्मल ओपनिंग ट्रेकिया एंड इसोफेगस के अंदर हो गई। तो जो खाना खाएंगे वो ट्रेकिया में भी जाएगा। किस में जाएगा? ट्रेकिया में। तो ये कई टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे ये एच शेप है, ये एच शेप है। इसमें इसोफेगस की कनेक्शन ट्रेकिया से भी है। सांस लेगा ना पेशेंट, जैसे रेस्पिरेशन करेगा, इनहेल करेगा, तो जो गैस है वो स्टोमक में भी जाएगी, इससे एब्डोमेन डिस्टेंशन हो सकता है। ठीक है। और जो खाना खाएगा, जैसे यहाँ पे खाना खाएगा, वो खाना कहाँ जा सकता है? ट्रेकिया में जा सकता है, जिससे निमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी निमोनिया हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? खाना खाएगा वो ट्रेकिया में जाएगा, लेकिन स्टोमक में कुछ नहीं आएगा। तो इस टाइप से ये कई टाइप होते हैं इसके, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के और अट्रेसिया के। तो इसके अंदर देखिए कार्डिनल साइन है TEF, और ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला या फिर इसोफेजियल अट्रेसिया के अंदर इनमें क्या मिलेगा आपको? 3C साइन देखने को मिलेगा। 3C साइन याद रखना है, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि 3C साइन मीन्स क्या क्या मिलने को देखने को मिलेगा। देखिए जब इसमें एक तो साइनोसिस मिलेगा। साइनोसिस क्यों मिलेगा? क्योंकि जो रेस्पिरेशन लेगा पेशेंट, रेस्पिरेशन लेगा तो आधा इधर जा रहा है, दूसरा इधर कुछ एस्पिरेट कर रहा है, तो खाना खा रहा है तो वो भी इसमें जा रहा है, तो क्या होगा? इसमें साइनोसिस होगा, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही, कैपिलरी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या चला जाता है? आधा जो ऑक्सीजन है वो तो इधर चला जाता है, दूसरा यहाँ से कुछ खाते हैं वो यहाँ इधर भी चला जाता है। तो ये साइनोसिस इसमें रहेगा। दूसरा कफिंग रहेगा। कफिंग क्यों रहेगा? जो फीडिंग करवाएंगे तो ब्रेस्ट फीड जो है, ब्रेस्ट मिल्क है जो इसमें जाएगा ट्रेकिया में, तो इसकी वजह से क्या होगा? कफिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा, कफिंग होगा, चोकिंग होगा, उसको चोकिंग भी होगा इसी वजह से। ठीक है। तो ये 3C साइन इसमें देखने को मिलते हैं, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। इसके अलावा फ्रोथी सलाइवा मिलेगी। फ्रोथी मीन्स झागदार सलाइवा, और उसके मुंह में और नाज नोज में कैसा आएगा? सलाइवा का सिक्रेशन रहता रहेगा, कैसा? झाग वाला जैसा। उसके अंदर इसोफेजियल अट्रेसिया या फिर ट्रेकेसिप्शल फिस्टुला। एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगा। क्यों रहेगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन? क्योंकि ऑक्सीजन जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? पेट में भी जा रहा है। रिगर्जिटेशन रहेगा। रिगर्जिटेशन भी रहेगा, क्योंकि इसमें हवा भर जाएगी, पेट में कुछ खाएगा तो हवा निकालने के लिए क्या होगा? रिगर्जिटेट हो जाएगा वापस ऊपर की तरफ। ठीक है। तो इसके अंदर क्या इंटरवेंशन करेंगे? पेशेंट को एनपीओ रखेंगे हम, और IV फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट, कौन सी पोजीशन देंगे पेशेंट को? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला हो रखा है, कौन सी पोजीशन देंगे? तो अपराइट पोजीशन देंगे। कैसे देंगे? अपराइट पोजीशन, ताकि वो एस्पिरेट ना कर जाए। मान लो इधर से आ रहा है, कंटेंट आ गया, यहाँ तक आ गया, तो वहाँ पर और एस्पिरेट ना कर जाए, इसलिए हम क्या देंगे इसको? सुपाइन अपराइट पोजीशन देंगे, 30 डिग्री, एटलीस्ट 30 डिग्री एंगल पे। और सक्शन एपरेटस भी वहाँ पे रखेंगे। हमें क्या रखना है? सक्शन एपरेटस पास में रखना है ट्रेकियो, क्योंकि सक्शन करने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। और गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब इसमें लगाएंगे। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब क्या होती है? जो यहाँ से एक स्टोमा करके एक ट्यूब लगाएंगे, ताकि, और उसको खुला रखेंगे, ताकि इसमें जो गैस आ रही है वो गैस बाहर निकल सके। इसलिए गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब जो है उसको हम खुला रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इसके साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी उसमें देंगे, क्योंकि इसमें हाई रिस्क रहती है निमोनिया, इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब देखिए हम पढ़ते हैं स्टोमक। स्टोमक एक पियर शेप ऑर्गन होता है, थैले के आकार का। तो ये इसकी एनाटोमी है। इसके अंदर देखिए ये इसोफेगस है ऊपर, और इसोफेगस यहाँ से स्टोमक में जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ईसोफेगस और जो आपका स्टोमक का ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये क्या है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं इसको। क्या है, लोअर इसोफेजियल, इसोफेगस का क्या है, लोअर पार्ट है, तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, इसके पार्ट होते हैं स्टोमक के, ये फंडस पार्ट है, ये बॉडी है, और ये पाइलोरिक पाइलोरिक पार्ट है। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है उसको बोलते हैं हम पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो एंड में ड्यूडेनम के साथ, यहाँ पे क्या है, ड्यूडेनम से कनेक्ट हो जाता है। किससे कनेक्ट हो जाता है, ड्यूडेनम से। यहाँ पे किससे होता है, ईसोफेगस से, और नीचे ड्यूडेनम से। तो ईसोफेगस से जो स्फिंक्टर बनता है वो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, नीचे बनता है जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। इन दोनों को भी डिसऑर्डर्स होते हैं, देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखें इसका फंक्शन क्या है स्टमक का, फूड को मिक्स करने का, किसमें, गैस्ट्रिक जूस, जो फूड आया है इसके पास उसको क्या है, गैस्ट्रिक जूस में मिक्स कर देता है। इसको क्या बोलते हैं हम, चर्निंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, चर्निंग मूवमेंट। और फूड को स्टोर भी करके रखता है कुछ देर के लिए, और सिक्रेशन करता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है स्टोमक। दूसरा क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। देखिए जो फूड है ना, जैसे खाना आता है वो सलाइवा में मिक्स होता है, मुंह में जाते ही वो सलाइवा में मिक्स होते ही उसमें क्या क्या बन जाता है, वो बोलस बन जाता है। अब वो बोलस जैसे जैसे नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाता रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपल्सन। प्रोपल्सन मूवमेंट को क्या बोलते हैं, प्रोपल्सन। तो ये स्टोमक में पहुंचेगा, स्टोमक में क्या होगा, चर्निंग मूवमेंट होगा। क्या होगा, चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट मीन्स जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें मिलेगा, और थोड़ा लिक्विफाइड होगा। खाना जो product है वो कैसा होगा, थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जैसे ड्यूडेनम में आने लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। फिर क्या बन जाएगा, वो काइम। और ये काइम इंटेस्टाइन में पहुंचते पहुंचते क्या बन जाएगा, फिर रेक्टम में पहुंचते फीकल मेटल बन जाएगा, और फीकल मेटल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर गैस्ट्रिक जूस के बारे में, गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। ये दोनों पैराइटल सेल्स जो होती हैं स्टोमक के अंदर, ये पैराइटल सेल्स सीक्रेट करती हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि गैस्ट्रिक जूस में होता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब सीक्रेट होता है तब। जो ये HCl है, एसिडिक मीडियम होता है, ये एसिडिक मीडियम इस इनएक्टिव इंट्रिंसिक फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन B12, विटामिन B12 जो है इसको क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं साइनोकोबालामाइन भी बोलते हैं। दूसरा, यदि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, टर्मिनल इलियम में होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, टर्मिनल इलियम में होता है। कौन करवाता है एब्जॉर्प्शन, इंट्रिंसिक फैक्टर करवाता है। कौन करवाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। जो कहाँ से रिलीज हो रहा है इंट्रिंसिक फैक्टर, स्टोमक से, और उसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पे कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, टर्मिनल इलियम में होता है। दूसरा कि इसका एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर इसका एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। और देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया होता है। और विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, यानी कि इलियम की जो सर्जरी है, जैसे इलियम इलियम टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का, तो यहाँ पे इलियम सर्जरी मान लो कुछ हो रखी है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, उससे परनीशियस एनीमिया उसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ HCl के फंक्शन क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस में, उसकी क्या एक्टिवेट करता है, देखो इंट्रिंसिक फैक्टर को। और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करवाता है। माइक्रोब्स को किल कर देता है, और जो एसिडिक मीडियम बना देता है उस फूड का, जिससे क्या होता है, जो सलाइवरी एमाइलेज है उसका एक्शन बंद हो जाता है। तो ये काम HCl करता है। फेज ऑफ HCl सिक्रेशन, HCl सिक्रेशन की 3 फेज होती है। देखिए, सिफेलिक फेज, यानी कि जब टेस्ट से, स्मेल से कि खाना बनने वाला है भाई, ये स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो सिफेलिक फेज से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है।
क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा गैस्ट्रिक फेज, जब खाना स्टमक में पहुंचता है तो फिर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज में क्या है, ये कोलिसिस्टोकाइनेज जो एंजाइम रहते हैं, ये एंजाइम स्टिमुलेट करते हैं, जैसे इंटेस्टाइन में पूछता है कि एचसीएल सीक्रेट करो, ठीक है, ताकि इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेट हो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एसिडिक मीडियम में काम करती है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। नेक्स्ट देखिए, इसका डिसऑर्डर्स जो है हम देखते हैं यहाँ पे, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज क्या है, बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इन इसोफेगस ड्यू टू इनकम्पिटेंस ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। यानी कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, जो स्टोमक के अंदर कंटेंट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, इसोफेगस में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कार्डियक स्फिंक्टर वो सही से काम नहीं करता है, कंपिटेंसी है उसकी। इस वजह से GERD हो सकता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जो भी खाना खाते हैं वो वापस रिगर्जिटेट हो जाता है, और रिगर्जिटेट होने का कारण क्या रहता है कि कार्डियक स्फिंक्टर सही से काम नहीं कर रहा है, तो इससे ये हो सकता है। तो ये देखिए, कार्डियक स्फिंक्टर का एक आ गया। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ होता है, हमें डायग्राम में देखिएगा, ये कार्डियक स्फिंक्टर होता है। ये काम नहीं करेगा तो ये खाना जो है यहाँ से जाके इसमें चला जाएगा वापस, इसको क्या बोलते हैं, GERD बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें GERD में जो असेसमेंट देखेंगे, साइन सिम्टम्स देखेंगे, तो क्या रहेगा इसमें, पुअर वेट गेन रहेगा, क्योंकि खाना कुछ जा ही नहीं रहा, वापस निकल जा रहा है, वोमिट हो रहा है पेशेंट को, पेसिव रिगर्जिटेशन और एमेसिस, यानी कि पेसिव रिगर्जिटेशन रहेगा उसके अंदर, है ना, बहुत ज़्यादा रिगर्जिटेशन रहेगा, और उल्टी भी हो जाएगी, हार्ट बन रहेगा, क्योंकि बार बार रिगर्जिटेट रहेगा, बार बार रिगर्जिटेट रहेगा, तो क्या रहेगा, हार्ट बर्न की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया, क्योंकि यदि बार बार रिगर्जिटेट हो रहा है, बच्चों में यदि ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, उससे एस्पिरेशन हो जाएगा, और एस्पिरेशन से एस्पिरेटेड निमोनिया हो सकता है। दूसरा, इसोफेजाइटिस भी हो सकता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा इसोफेगस में, बार बार वो कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में आ रहे हैं, तो इसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो इंटरवेंशन देखिए, हम क्या क्या करना चाहिए नर्सेज को इसमें, सुपाइन पोजीशन ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप के टाइम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन ही देनी होती है। यदि बार बार रिगर्जिटेट होता है तो सुपाइन पोजीशन इसलिए देंगे क्योंकि इन्फेंट्स में क्या होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है, इसलिए हम बच्चों के अंदर सुपाइन देते हैं। वैसे कई कई बार क्या है, थोड़ा हेड एलिवेटेड पोजीशन वो दिलाते हैं हम उसको, ये वाली पोजीशन दिलाते हैं, तो ये क्या है, प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन भी दिलाते हैं इन्फेंट्स के अंदर। तो ये जब आप उसको, जब आपके क्लियरली ऑब्जर्वेशन में रहे तब प्रोन पोजीशन दे सकते हैं, और जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो ही दे सकते हैं। बाकी हमें सोते टाइम बच्चे को हमेशा सुपाइन पोजीशन ही देनी है, क्योंकि उससे क्या है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से बचाने के लिए। स्मॉल फ्रीक्वेंटली फीड करवानी है, थोड़ा थोड़ा करके हमें उसको फीडिंग देनी है बच्चे को, और बर्प करना है हर बार जब भी फीड करने हैं, उसके बाद हमें बच्चे को थपथपाना है, पीठ पे हथेली से थपथपाना है, यानी कि बर्पिंग मूवमेंट करना है। और एस्पिरेशन के जो साइन है वो मॉनिटर करते रहना चाहिए, जैसे कि ड्रोलिंग है, कफिंग है, डिस्निया है, यानी एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, खांस रहा है बच्चा, और डिस्निया हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो इसका मतलब क्या है, एस्पिरेट कर लिया है बच्चे ने, तो ये साइन हमें देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है, हाइपरट्रोफिक और फाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रोफिक फाइलोरिक स्टेनोसिस, पहले हमने इसका इसका देख लिया, कार्डियक स्फिंक्टर का डिसऑर्डर देखा, इससे इसमें क्या है, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लक्स होकर ऊपर जाएंगे इसकी कमी से। तो अब देख रहे हैं हम क्या, पाइलोरिक स्टेनोसिस, यानी कि पाइलोरिक जो स्फिंक्टर है इसकी ये सही से काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या हो सकता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, यानी कि नैरोइंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स, यानी कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स की मसल्स है ये क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, तो कंटेंट क्या नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा गैस्ट्रिक कंटेंट, ठीक। और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, 3P साइन देखने को मिलेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आया हुआ है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया है, जैसे इसमें नीचे जा ही नहीं रहा,
तो फोर्स करेगा स्टोमक, इसको नीचे फोर्स करेगा तो फिर फोर्स लग के क्या जाएगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगा, एकदम से बाहर निकलेगा। तो ये क्या होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा, यदि हम पाल्पेट करेंगे, जैसे ही हम पाल्पेट करेंगे तो ओलिव लाइक मास उसमें एपिगेस्ट्रियम जो रीजन है वहाँ पे हमें कैसा फील होगा, ओलिव लाइक मास, ओलिव लाइक मास वहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये क्या हुआ, स्टेनोसिस हो रखा है अंदर, हार्डनेस हो रखा है, ये हाइपरट्रोफी हो गई। हाइपरट्रोफी मतलब सेल्स की जो साइज बढ़ गई है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से वो क्या है, ब्लॉक हो गया है, स्पिंटर ओपनिंग ब्लॉक हो गई है। तो ये हमें ओलिव लाइक मास यहाँ पे मिलेगा। और पेरिस्टाल्टिक वेव आर विजिबल। तीसरा क्या है, पेरिस्टाल्टिक जो वेव है वो हमें विजिबल रहेंगी लेफ्ट टू राइट क्वाड्रेंट में आफ्टर फीडिंग। जब जैसे फीडिंग करवाएंगे तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो वेव्स हैं वो अपने को देखने को फील होगी अपने आप, लेफ्ट से राइट की ओर जाती है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जाती हुई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फील होंगे। तो ये तीन पी, 3 P साइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, पाल्पेबल ओलिव लाइक मास्क और पेरिस्टाल्टिक वेव विजिबल, ये होंगे इसमें। तीसरा एक और हो सकता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि देखिए ये HCl जो है, यहाँ पे HCl है, एसिड है, एसिड बाहर निकल गया, एसिड बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, बेस ज़्यादा होगा ना, तो इसके लिए एल्केलाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्केलाइन हो जाएगा। जैसे डायरिया होता है, डायरिया में क्या होगा, डायरिया में एल्केलाइन नीचे निकल गया तो एसिड बच जाता है, तो क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और जो यहाँ से ऊपर वोमिटिंग यदि हो रही है, बार बार वोमिटिंग हो रही है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, वो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना 3 P साइन किसमें है, 3 P साइन किसके अंदर है, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। इंटरवेंशन देखिए, डेली वेट चेक करना है बच्चे का, आईयू चार्टिंग करनी है स्ट्रिक्टली, ताकि कितना इनपुट आ रहा है कितना आउटपुट आ रहा है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन देखना है, क्योंकि पानी पी रहा है तो वो बाहर वोमिट कर रहा है, तो हमें ये देखना है कि डिहाइड्रेशन का साइन तो नहीं है। और इसके अंदर सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जो क्या है, जो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर्स है, जो इसकी मसल्स है, इनको कट कट कर देते हैं और एक ओपनिंग बनाते हैं, इसको बोलते हैं पाइलोरो मायोटोमी। पाइलोरिक मसल्स जो है उनको अंदर एक कट कर लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं पाइलोरो मायोटोमी। इसके बाद क्या है, हमें फीड करवाना है, स्लोली फीड करवाना है पेशेंट को, और बर्पिंग करते रहना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब पढ़ते हैं इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन क्या है, दो प्रकार की होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर लंबी होती है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होती है। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पे होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टोमक है यहाँ पे नीचे, ये पाइलोरिक ड्यूडेनम के पास, तो यहीं से ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, तो ये पाइलोरिक स्टेनम होता है, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जाती रहती है, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कनेक्शन होता है जहाँ पे, उसको कौन सा बोलते हैं, इलियोसिकल जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट कौन सा है, इलियम है, और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सिक्कल, सिकम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, सिकम असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम। देखिए यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इनका जॉइंट है, तो इस जॉइंट को बोलते हैं इलियोसिकल जॉइंट। ये सिकम है, फिर ये असेंडिंग कोलोन है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, फिर ये जो घूम रहा है ये सिग्मोइड कोलोन है, रेक्टम और एनल, ठीक है। ये इसकी एनाटोमी, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाती है, जो भी कंटेंट्स आ रहे हैं उनका, इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करवाती है, और केमिकल डाइजेशन करती है, किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और सीक्रेट करवाती है कुछ एंजाइम्स हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। तो देखिए पैनक्रेटिक जूस जो है, पैनक्रेटिक जूस जो है, काइम आ रहा है, काइम ड्यूडेनम में पहुंचा है, पैनक्रेटिक जूस मिलने के बाद क्या बन गया, वो काइम बन जाता है, ठीक है। काइम किस में मिलता है, पैनक्रेटिक जूस में मिल जाता है। अब देखिए एंजाइम कौन कौन से रहते हैं पैनक्रेटिक जूस के अंदर, एमाइलेज रहता है। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करता है, ये एक सलाइवा में भी रहता था, सलाइवरी एमाइलेज रहता है, वो सलाइवरी, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन माउथ से स्टार्ट हो जाता है,
लेकिन बचा कुचा जो है वो यहाँ पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एमाइलेज सीक्रेट होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। दूसरा लाइपेज, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम प्रीकर्सर होते हैं। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन दोनों क्या है, इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो ये सीक्रेट हो रहे हैं, ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में बदल जाते हैं, किसके थ्रू, जो माइक्रोविलाइस है वहाँ से एंटेरोकाइनेज एक रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम रिलीज होता है, जो इनको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करवाते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको तोड़ देते हैं डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में, और उससे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, जो पैनक्रेटिक एमाइलेज है, पैनक्रेटिक एमाइलेज सीक्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड्स को किस में तोड़ देता है, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड्स में तोड़ देता है। जो सैलाइवरी एमाइलेज से डाइजेस्ट नहीं हुई वो यहाँ पे आके डाइजेस्ट हो जाते हैं। फैट, फैट का डाइजेशन देखिए लाइपेज एंजाइम करवाता है, कौन करवाता है, लाइपेज। तो तीन सीक्रेट हो रहे हैं, तीनों सीक्रेट हो रहे हैं यहाँ से। लाइपेज फैट का करवा रहा है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करवा रहा है, ये दोनों प्रोटीन का करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिसऑर्डर देखते हैं, इनटू ससेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनटू ससेप्शन क्या होता है कि जो इस एक स्मॉल इंटेस्टाइन का जो छोटा एक पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में घुस जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें घुस जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इन अनदर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो एक पार्ट जो है उसका टेलीस्कोपिंग हो जाता है, टेलीस्कोपिंग मीन्स इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन मीन्स अंदर की तरफ घुस जाता है इसमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इनटू ससेप्शन बोलते हैं इसको। और देखिए ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे होती है या इसकी, तो ये होती है इलियोसिकल जॉइंट, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन किस में, लार्ज इंटेस्टाइन में जा रही है, तो यहाँ दोनों जहाँ मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, इलियोसिकल जॉइंट बोलते हैं। तो इलियोसिकल जॉइंट पे मोस्ट कॉमनली होने के चांस रहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इलियोकोलिक इंटरसेप्शन बोलते हैं, इलियोकोलिक इंटरसेप्शन बोलते हैं, जो यहाँ पे होता है। और मोस्ट कॉमनली टाइप जो है इंटरसेप्शन का यही है। अब देखिए यहाँ पे असेसमेंट, कैसा असेसमेंट, क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा आपको जेली लाइक स्टूल। स्टूल करेगा, कैसा रहेगा, जेली लाइक, जिसके अंदर ब्लड भी हो सकता है, म्यूकोजा भी हो सकता है स्टूल के अंदर। दूसरा, सोसेज शेप मास रहेगा, कैसा रहेगा, सोसेज, सोसेज कैसा रहता है, इस टाइप का, देखो ऐसा पालपेट करेंगे तो ऐसा मास हमें फील होगा, सोसेज लाइक। ठीक है, इन अपर राइट क्वाड्रेंट, कहाँ पे फील होगा, अपर राइट क्वाड्रेंट में। देखिए ये चार क्वाड्रेंट होते हैं एब्डोमेन के, ये राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर और लेफ्ट लोअर, तो यहाँ फील करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये स्टोमक इधर होता है, स्टोमक यहाँ से चालू इधर हो गया, लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है, पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये इंटेस्टाइन भी इधर रहता है, तो यहाँ कहाँ पे फील होगा, राइट अपर राइट क्वाड्रेंट में हमें क्या फील होगा, इनटू सोसेज शेप मास फील होगा। ठीक है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगे, मॉनिटर साइन ऑफ परफोरेशन, परफोरेशन ना हो जाए इसके अंदर, इसके अंदर परफोरेशन भी हो सकता है, बहुत टाइम से ऐसे मान लो रहा, तो खाना इसमें आगे पास नहीं हो रहा, यहीं भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, ये फूल गया लार्ज इंटेस्टाइन और फट सकता है। तो इसको में परफोरेशन का ध्यान रखना है कि इसमें परफोरेशन ना हो जाए। नॉर्मल बाउल और नॉर्मल ब्राउन स्टूल देखते रहेंगे, मॉनिटर करेंगे स्टूल का कलर कि नॉर्मल आ रहा है क्या, ब्राउन कलर का स्टूल आ रहा है मतलब थोड़ा ठीक हो रहा है, इनटू ससेप्शन क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। नेक्स्ट डिजीज हम देखते हैं, हिरसच-स्प्रंग डिजीज। हिरसच-स्प्रंग डिजीज को दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, इसको कंजेनाइटल मेगाकोलोन बोल सकते हैं, एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन बोल सकते हैं। ये एक कंजेनाइटल एनोमलीज है, कंजेनाइटल मीन्स जन्मजात बीमारी हो सकती है ये। ठीक है, ये क्यों होती है कि गैंग्लियोनिक सेल्स जो होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में वो एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से हिरसच-स्प्रंग डिजीज हो सकती है। इसका पता कैसे लगेगा, जैसे रेक्टल बायोप्सी लेते हैं तो उसमें गैंग्लियोनिक सेल क्या रहेंगी, एब्सेंट रहेंगी। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है एंटेरोकोलाइटिस, एंटेरोकोलाइटिस, जिसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, फीवर रहेगा, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, वाटरी डायरिया रहेगी। और इसके अंदर हम क्या है ट्रीटमेंट करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले कोलोस्टोमी करेंगे टेम्परेरी,
फिर उस बाउल को ठीक करेंगे, डायलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस कोलोस्टोमी बंद करेंगे जब वो नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों के अंदर हिरसच-स्प्रंग डिजीज जो है न्यूबॉर्न जो है क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूबॉर्न्स के अंदर क्या होता है, मेकोनियम स्टूल पास नहीं कर पा रहा बच्चा आफ्टर 48 आवर्स, यानी कि 48 आवर्स तक मेकोनियम पास कर देते हैं। यदि 72 आवर्स के बाद भी मेकोनियम पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या हो सकता है, कंजेनाइटल मेगाकोलोम हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा। और बच्चे में जो है ना, बड़े बच्चे हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा, रिबन लाइक स्टूल, फाउल स्मेलिंग रहेगी इसमें, और स्टूल कैसा रहेगा, रिबन लाइक, रिबन मीन्स रबड़ का जैसा ऐसा आएगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन रहेगा अल्टरनेटिंग विद डायरिया, कॉन्स्टिपेशन रहेगा फिर डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा फिर डायरिया हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कौन सा डिजीज में हो सकता है, हिरसच-स्प्रंग डिजीज, कंजेनाइटल मेगाकोलोम, कंजेनाइटल मेगाकोलोम, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर यदि हिरसच-स्प्रंग डिजीज किसी बच्चे को है तो हमें रेक्टली टेम्परेचर नहीं लेना है, रेक्टम से टेम्परेचर नहीं लेना है। दूसरा, लो फाइबर डाइट देनी है, कैसे देनी है, लो फाइबर डाइट देनी है, और हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन, ठीक है। फाइबर डाइट हमें लो रखनी है ताकि एब्जॉर्प्शन उसका होता रहे। एब्डोमिनल गर्थ को मेजर करना है, पेरेंट्स को टीच करना है कोलोस्टोमी केयर के बारे में, और एडिकेट फ्लूइड इनटेक लेता रहे। लास्ट देखिएगा, इसके बाद यहाँ पे इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, अपेंडिक्स एक पार्ट होता है। तो अपेंडिक्स के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, तो ये अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो गया। असेसमेंट देखिएगा, यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन में जो मेन चीज़ मिलेगी वो क्या मिलेगा, मैक बर्निंग पॉइंट पे क्या रहेगा, पेन होगा, पेन एट मैक बर्निंग पॉइंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पेन कहाँ रहेगा, मैक बर्निंग पॉइंट, यानी कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है। रीबाउंड टेंडरनेस मिलेगी, क्या मिलेगी, रीबाउंड टेंडरनेस, लो ग्रेड फीवर। अपेंडिसाइटिस के जो कार्डिनल साइन है वो क्या है, मैक बर्निंग पॉइंट, पेन, रिबाउंड टेंडरनेस, WBC इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, और लो ग्रेड फीवर रहेगा, क्या रहेगा, लो ग्रेड फीवर रहेगा। इसके अंदर अपेंडिसाइटिस में हमें क्या करना है, लेग्जेटिव और एनिमा नहीं देना है, ठीक है, और हॉट एप्लीकेशन नहीं लगाना है एब्डोमेन पे। तो अपेंडिसाइटिस में क्या अवॉइड करना है, एनिमा और लेग्जेटिव। दूसरा हमने एक बार देखा था हिरसच-स्प्रंग में क्या अवॉइड करना है, रेक्टम से टेम्परेचर नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है, परफोरेटेड अपेंडिक्स, अपेंडिक्स परफोरेट हो गया। इज ए सडन रिलीफ ऑफ पेन, यदि परफोरेट हो जाता है तो अचानक से पेन में बहुत आराम मिलता है कि दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा फील होगा, और फिर उसके बाद दर्द बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ होने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज क्या है, सीलियाक डिजीज में क्या है, ग्लूटियन इंटेरोपैथी, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूटियन इंटेरोपैथी या सीलियाक स्प्रे भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि पेशेंट बच्चा जो है टॉलरेट नहीं कर पाता किसको, ग्लूटेन को। ग्लूटेन जो ग्लूटेन में एक प्रकार का प्रोटीन है जो किस किस में मिलता है, वीट, बार्ले, राई, ओट्स, इनमें मिलता है। तो इसको हमें क्या करना है, ग्लूटेन फ्री डाइट पेशेंट को देनी है, और इसके साथ साथ विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स भी देने हैं। तो क्या क्या चीज़ें अवॉइड करवानी है, तो याद रखने के लिए ब्रो, क्या चीज़ें अवॉइड करवानी है, ब्रो को अवॉइड करना है, किसमें, सीलियाक डिजीज में ब्रो को नहीं देना। ब्रो मीन्स बार्ले, राई, ओट्स और व्हीट, गेहूं, ओट्स, राई, बार्ले, इन चीज़ों को नहीं देना है सीलियाक डिजीज में, यानी कि ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है। ग्लूटेन फ्री मीन्स क्या क्या दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, कॉर्न दे सकते हैं, ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल्स दे सकते हैं, फिश, एग और मिल्क, ये चीज़ हम उसको दे सकते हैं। और एक होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस में हम उसमें मिल्क नहीं देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट नहीं देते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने ऐसे ही रिवाइज करने के लिए दिए। लीवर बायोप्सी के लिए बाद में कौन सी पोजीशन देनी है, राइट लेटरल पोजीशन ही देनी है, और वहाँ पे पिल्लो लगा देंगे ताकि उसमें प्रेशर बनता रहे और ब्लीडिंग ना हो। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, रैपिड इम्पिटिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक यदि फास्टली खाली हो जाता है, यानी कि स्टोमक है वो जल्दी से खाना खाया और तुरंत ही ड्यूडेनम में चला जाए, उसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम।
तो इसके अंदर हमें क्या क्या अवॉइड करवाना है, शुगर, साल्टी और मिल्क चीज़ें, ऐसी चीज़ इसमें नहीं देते हैं। नेक्स्ट, हेमरॉइड। हेमरॉइड्स में क्या होता है, देखिए ब्राइट रेड ब्लीडिंग रहेगी स्टूल के साथ, रेक्टल पेन रहेगा और रेक्टल इचिंग रहेगी, ये इसके कार्डिनल साइन है। ठीक है, रेक्टल पेन, रेक्टल इचिंग और ब्राइट रेड ब्लीडिंग। हेमरॉइडेक्टोमी इसमें करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर। स्टोमेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। गिंगिवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, स्टोमक। क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड टर्मिनल इलियम। क्रॉन्स डिजीज कहाँ पे इफेक्ट करती है मोस्ट कॉमनली, टर्मिनल इलियम। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में। आईडी कैसे याद रखोगे, आईडी, आयरन का ड्यूडेनम में। विटामिन बी12 का टर्मिनल इलियम में, किसके द्वारा, इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का माउथ में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डाइवर्टिकुलोसिस। डाइवर्टिकुलोसिस क्या होता है, देखिए ये इंटेस्टाइन है और ये थोड़ा एक पाउच सा बन जाता है, कोई आउट पाउचिंग बन जाता है, इसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। एंड आउट पाउचिंग और हर्निएशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का हर्निएशन हो जाता है, इसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। मोस्ट कॉमन साइड क्या है, सिग्मोइड कोलोन का है, सिग्मोइड कोलोन, जो ये कोलोन असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, और ये सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, ये सिग्मोइड कोलोन, ये वाली सिग्मोइड कोलोन जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमनली हो सकता है क्या, डाइवर्टिकुलोसिस हो सकता है। इसके अंदर क्या अवॉइड करेंगे, सीड्स वाले फ्रूट अवॉइड कराएंगे, ताकि इसमें बीज वाले फ्रूट इसमें फंस ना जाए। ठीक है, दूसरा गैस फॉर्मिंग फ्रूट्स इसमें अवॉइड करवाएंगे। नेक्स्ट, जेली लाइक स्टूल किसमें होता है, सूसेप, सोसेज सेप मास किसमें होता है, ये होता है इंटोससेप्शन में। इंटोससेप्शन में इंटेस्टाइन एक दूसरे में घुस जाती है, तो जेली लाइक स्टूल निकलेगा, सोसेज मास निकलेगा। एम मैक बर्निंग पॉइंट किसमें रहता है, अपेंडिसाइटिस में रहता है। कफिंग ट्रिपल सी साइन किसमें रहता है, 3C साइन, ट्रेकोइसोफेजियल फिस्टुला, इसोफेजियल अट्रेसिया। रिबन लाइक स्टूल किसमें रहेगा, कंजेनाइटल मेगा कोलोन में रिबन लाइक रहेगा स्टूल। दूसरा 3P साइन क्या रहेगा, 3P साइन क्या रहता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। 3P मीन्स पाल्पेटिव, एक तो सोसेप मास, ओलिव लाइक मास, कैसा, ओलिव लाइक मास पाल्पेट होगा। दूसरा पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या रहेंगे, विजिबल रहेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टेनोसिस होता है। तो तीसरा क्या रहता है, 3P साइन इसमें रहता है। बताइए तीसरा कौन सा पी है, आप कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मुझे कमेंट में बताते रहिएगा कैसा टॉपिक बनाना है और किस टाइप से बनाना है। धन्यवाद।